तो देखिएगा हमारा जो नया टॉपिक है वो है हाइड्रोसिफिलिस। और हाइड्रो के बारे में मैं बता दूं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और सिफिलिस का मतलब रहता है यहाँ पर हेड। अरे सिफिलिस का क्या मतलब होता है? हेड। ये आ गया हेड। अब देखिएगा वाटर किस में भर जाना? हेड में भर जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफिलिस। अब आपने देखा होगा कि वाटर है, अब ब्रेन में वाटर कहां से आया? तो ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन में हमारे क्या रहता है? अरे कौन होता है? सीएसएफ होता है। अरे कौन होता है? सीएसएफ। सीएसएफ को क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रो का मतलब क्या है? ये जो ब्रेन है। स्पाइनल का मतलब रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें क्या होना? अरे फ्लूइड का होना, उसको हम क्या बोलते हैं? सीएसएफ बोलते हैं। और इसी सीएसएफ का लेवल जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में बढ़ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफेलस। अब देखिएगा लेवल तो सीएसएफ का बढ़ता है, फिर हम इसको सीएसएफ कैप्लस क्यों नहीं बोलते? सीएसएफ कैप्लस क्यों नहीं बोलते? हाइड्रोसेफेलस ही क्यों बोलते हैं? अरे वो इसलिए नहीं बोलते कि ये जो सीएसएफ है इसमें 99% क्या रहता है? वाटर रहता है। 99.5% मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? वाटर होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। अरे आई बात समझ में? हाइड्रो का मतलब रहता है वाटर और ब्रेन के अंदर भर जाना, हाइड्रोसेफेलस। आपने देखा होगा बच्चों का फिर जो हेड है वो बड़े बड़े बच्चे हेड के साथ पैदा होते हैं, यस और नो? इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। अब हमने बात किया ये जो हाइड्रोसेफेलस है, ये जो सीएसएफ है, अभी ये सीएसएफ क्या चीज है? ये सीएसएफ क्या चीज है? ये कहां से आता है ये सीएसएफ? अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो सीएसएफ है ये कैसे बनता है? ये सीएसएफ कोई बाहर से नहीं आता, ये सीएसएफ हमारी बॉडी में ही बनता है। और हमारी बॉडी में कैसे बनता है? तो आइएगा देखते हैं सीएसएफ का जो फॉर्मेशन है, सीएसएफ का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो हम सीएसएफ की बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिएगा कैफलस, और कैफलस का मतलब होता है ब्रेन। अरे कैफलस का मतलब क्या होता है? ब्रेन। ये आ गया हमारा ब्रेन। अब ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। अरे क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। टोटल वेंट्रिकल्स की अगर मैं बात करूं, हमारी ब्रेन में भी 4 होते हैं। अरे हमारी ब्रेन में भी टोटल वेंट्रिकल कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये देखिएगा साहब। और हार्ट में अगर वेंट्रिकल की बात करूं तो 2 होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। बट ब्रेन में वेंट्रिकल 4 होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। अब मैंने बात किया ये जो वेंट्रिकल है ये हमारे ब्रेन में होते हैं 4। अब ये जो 4 वेंट्रिकल होते हैं, और वेंट्रिकल का मतलब क्या? वेंट्रिकल का मतलब है इरेगुलर कैविटी इन सेरिब्रम। ये जो हमारा ब्रेन है इसमें क्या इरेगुलर कैविटी है, उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। अब इन्हीं वेंट्रिकल में ये देखिएगा, ये हमारा वेंट्रिकल है फर्स्ट और ये हमारा वेंट्रिकल है सेकंड। ये है राइट और ये है लेफ्ट। ये है राइट और ये है लेफ्ट। इसी वेंट्रिकल के ऊपर, और इसी वेंट्रिकल के ऊपर क्या लगा रहता है? कॉर्ड प्लेक्सस लगा रहता है। और कॉर्ड प्लेक्सस क्या रहता है? अरे क्या होता है? कैपिलरीज कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब यहां पर ये जो कैपिलरी है ये इकट्ठी हो जाती है ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। आपने देखा होगा कि आप हो
किसी पहाड़ी पर जाते हो, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पहाड़ी होती है और गुफा बनी होती है, तो ये ऐसे पहाड़ी रहती है, ये देखिएगा ये पहाड़ी रहती है ऐसे। तो आपने देखा इस पहाड़ी के बीच में से ये ऐसे पानी टपकता रहता है, ऐसे पानी टपकता रहता है, यस और नो। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम रहता है, तो जब पुराने टाइम में जो घर होते थे वो कच्चे घर होते थे, तो क्या होता था वहां पर उस कच्चे घर के बीच में से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे पानी टपकता रहता था। ऐसे हमारा ये जो CSF है ये टपकता रहता है, और ये पूरी बॉडी में नहीं टपकता। देखिएगा साहब, ये कहाँ टपकता है, ये हमारा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में टपकता रहता है। ये CSF आ रहा है। अब ये आ गया CSF, यहाँ आ गया, ये देखिएगा ये CSF क्या है, टपकता रहता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, इस CSF ने टपकना ही टपकना है, यस और नो। और इस CSF की मैं बात करूं तो ये कितना CSF जो टपकता है, तो मैं बात करूं CSF की प्रोडक्शन की, तो ये जो CSF है ये डेली टपकता है। और कितना टपकता है, तो साहब ये टपकता है 0.5 ml पर मिनट। ये CSF का प्रोडक्शन होता है इतना, 0.5 ml पर मिनट। और 1 आवर की मैं बात करूं पर आवर ये CSF का प्रोडक्शन होता है, यस और नो। ये ध्यान से सुनिएगा, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तीसरा मैं बात करूं पर डे कितना होता है, तो पर डे ये लगभग 725 से लेकर 750 ml ये डेली का CSF प्रोडक्शन होता है। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने सभी बता दिया आपको कि ये जो CSF है पर मिनट कितना होता है, 30 मिनट, 1 आवर में कितना होता है, और 1 दिन में कितना होता है। ये सभी बातें मैंने बता दी आपको। अब देखिएगा ये CSF का डेली क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब ये CSF का इतना डेली प्रोडक्शन होता है, तो देखिएगा CSF बना कहां से, CSF बना यहां से। ये देखिएगा ये कॉर्ड प्लेक्सिस, और कॉर्ड प्लेक्सिस मतलब है ये जो कैपिलरीज है ये पार्टिकुलर प्लेस पर ये वेंट्रिकल के ऊपर इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होकर वहां से ये CSF का टपकना शुरू हो गया। अब वहां से CSF बना, इसको बोलते हैं हम लेटरल वेंट्रिकल। अरे इनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। ये जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, इसको हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। किसको, फर्स्ट और सेकंड को। अब फर्स्ट के बाद ये जो हमारा कहां जाएगा, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। ये देखिएगा ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। अब थर्ड वेंट्रिकल, अब फर्स्ट और सेकंड के बाद ये कहां जा रहा है, थर्ड वेंट्रिकल जा रहा है। अब थर्ड वेंट्रिकल में जाने के लिए ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। ये देखिएगा थर्ड वेंट्रिकल में जाने के लिए यहां पर क्या मिलता है, इसको एक वाल्व मिलता है छोटा सा। बॉडी में ईच एंड एवरी प्लेस पर वाल लगे होते हैं, और इस वाल को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर वाल्व लगा होता है, ये यहाँ पर एक वाल लगा होता है, और इस वाल का बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन। अरे क्या बोलते हैं, इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन। और इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फोरामेन ऑफ मुनरो कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में। कहां प्रेजेंट है, लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में। अब देखिएगा साहब, इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये जो आपका जाएगा, ये कहां जाएगा, ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल रहा। मैंने 4 वेंट्रिकल बताए आपको।
दो लेटरल होती है जिसको आप फर्स्ट और सेकंड बोलते हैं, राइट और लेफ्ट साइड में। एक तीसरा होता है और एक चौथा होता है। अब ये जो चौथा वेंट्रिकल है इसके बीच में फिर आपका एक वाल लगा होता है, ये आपका एक वाल लगा, इस वाल को बोलते हैं कोरोड एक्वाडक्ट। अरे क्या बोलते हैं? कोरोड एक्वाडक्ट। यस और नो? कोरोड एक्वाडक्ट। या इसी को कई बार एग्जामिनर बोल देता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। क्या बोल देता है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये आ गया सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अब ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट किसके बीच में है? थर्ड एंड फोर्थ के बीच में है। अब ये आ गया फोर्थ में। ये कहाँ आ गया आपका? फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। ये देखिएगा, ये फोर्थ में आ गया। अब फोर्थ वेंट्रिकल का काम क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल का काम है कि ये जो सीएसएफ जितना भी ब्रेन से आया, इसने ब्रेन से कहाँ भेजना है? स्पाइनल कॉर्ड में भी भेजना है। बिकॉज हमारा जो सीएसएफ है वो कहाँ कहाँ चलता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों में हमारा सीएसएफ रहता है। यस और नो? अब इसके बाद क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल के बाद आपका वो सिस्टर रहती है, वहां पर एक रहती है लसिका और एक रहती है मेगंडी। क्लियर? ये जो जा रही है ये कौन है? आपकी लसिका है। ये आपकी लसिका है। ये वाल्व है वहां पर, इस वाल को नाम दिया गया लसिका एंड मेगंडी। क्लियर? इस वाल का नाम क्या है? लसिका एंड मेगंडी। अब देखिएगा, और ये जो कौन सी आपकी, ये है मेगंडी। अरे ये कौन है? मेगंडी। मेगंडी क्या करेगी? इसको सब आर्केनोइड स्पेस में भेजेगी। अरे कहां भेजेगी? सब आर्केनोइड स्पेस। सब आर्केनोइड स्पेस किसका? ब्रेन। सब आर्केनोइड स्पेस किसका? ब्रेन का। यस और नो? अब देखिएगा, ये जो मेगंडी है, इस मेगंडी ने क्या किया? ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। यहां देखिएगा, यहां आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है। इस फोर्थ वेंट्रिकल से क्या हुआ? एक तो ये निकल गया आपका लसिका, एक बिल्कुल इसके सामने निकला जिसको हम क्या बोलते हैं? मेगंडी। और एक आपका यहां निकला। क्लियर? ये जो साइडों में जा रहे हैं इन दोनों को लसिका बोलते हैं हम। साइड में जा रहे हैं, देखिए क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। जो साइड में जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। और जो बिल्कुल नीचे आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मेगंडी बोलते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो बिल्कुल सामने था ये कहां जा रहा है? ये जाता है सब आर्केनोइड स्पेस ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का जो सब आर्केनोइड स्पेस है ये वहां जा रहा है। आई इतनी बात समझ में? अब देखिएगा, ये जो दोनों साइड में जा रहा है, ये वाला और ये वाला, ये क्या करता है? ये जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड अराउंड। ये स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जाता है। आई बात समझ में?
तो ये सबको कहाँ भेजता है? स्पाइनल कॉर्ड में। और ये कहाँ भेजता है? ब्रेन में। क्लियर? लस्का और मेगेंडी, मेगेंडी मिडल में होती है, लस्का साइडों में होती है। ये लस्का है और मिडल में मेगेंडी है। मिडल में याद रखना ब्रेन, और ब्रेन को सप्लाई देगा। साइड में हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है जिसको आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हो। ये बिल्कुल वहां क्या देगी? उसको देगी। ठीक है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। पेरिफेरल मैंने एग्जांपल बताई हाथ के तौर पर। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पेरिफेरल नहीं है, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही है। क्लियर? अब देखिएगा, अब ये जो आपका ब्रेन है और ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस ब्रेन, अब ये देखिएगा, ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है एक, इस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की 3 लेयर होती है। एक होती है इनर साइड, एक होती है उसके आउटर, और एक होती है उसके भी आउटर। ये देखिएगा, जो आउटर रहती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। ये जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम आर्केनोइड। और जो अंदर इनर साइड रहती है उसको बोलते हैं पायामेटर। पायामेटर। ये 3 लेयर होती हैं। इसको याद रखना तरीका है DAP। डी से याद रखना दूर, दूर यानी बाहर वाली। P से याद रखना पहले। क्लियर? अब देखिएगा, इसी आर्केनोइड के अंदर, ये जो आपकी आर्केनोइड है इसके अंदर एक छोटी लेयर प्रेजेंट होती है। यहां एक छोटी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हम सब आर्केनोइड। सब आर्केनोइड। और इसी सब आर्केनोइड में आपका क्या बहता है? CSF। अरे क्या बहता है? CSF फ्लो। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि CSF कहां फ्लो करता है? सब आर्केनोइड स्पेस में। कहां करता है? सब आर्केनोइड स्पेस में। अरे आई इतनी बात समझ में? यस और नो? अब देखिएगा, ये जो आर्केनोइड स्पेस है, इस आर्केनोइड स्पेस में आपका क्या चलता है? अरे CSF चलता है। ये CSF चलता रहता है, चलता रहता है। इस सब आर्केनोइड स्पेस में आपका क्या रहता है? अरे आपका क्या रहता है? छोटी छोटी विलाई रहती है। ये जो आपका सब आर्केनोइड स्पेस है इसमें क्या रहती है? छोटी छोटी विलाई रहती है। ये देखिएगा, यहाँ छोटी छोटी विलाई होती है इसके ऊपर। ये छोटी छोटी विलाई, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। ये विलाई क्या करती है? इस CSF को ध्यान से सुनिएगा, ये विलाई क्या करती है? इस CSF को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। अरे कौन सी विलाई? सब आर्केनोइड विलाई। तो सब आर्केनोइड में क्या रहती है? सब आर्केनोइड विलाई रहती है। सब आर्केनोइड विलाई रहती है। और ये सब आर्केनोइड विलाई क्या करती है? ये जो CSF है उसको क्या कर लेती है? रीअब्सॉर्ब कर लेती है। अरे ये सब आर्केनोइड विलाई क्या करती है? रीअब्सॉर्ब CSF। ये CSF को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, और रीअब्सॉर्ब करेगी तो इसके साथ ही आपकी एक वेन प्रेजेंट होती है। ये आपकी एक वेन है, और इस वेन को बोलते हैं जुगुलार वेन। कौन सी? जुगुलार वेन। अब CSF कहाँ आ जाएगा? आपकी जुगुलार वेन में आ जाएगा। और जुगुलार वेन के बाद ये CSF कहाँ चला जाएगा? इस जुगुलार वेन से क्या निकलता है? सुपीरियर वेना केवा। अरे कौन निकलता है? सुपीरियर वेना केवा। ये आपका सुपीरियर वेना केवा है। कौन सा? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। और इस सुपीरियर वेना केवा से मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा तो आगे क्या, कहाँ ये सुपीरियर वेना केवा जाता है? तो देखिएगा साहब, ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये जाता है आपका राइट एट्रियम। अरे कहाँ जाता है?
राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम में यह क्या आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा और वापस ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। प्रोडक्शन होता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, विलाई ऑब्जॉर्व करेंगे, वापस हार्ट में पहुंच जाएगा, ये बनता रहता है। क्लियर। अब देखिएगा साहब, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है इस हाइड्रोसेफलस में। अब आपको एग्जामिनर यही नहीं छोड़ने वाला, एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो CSF है ये रीअब्जॉर्ब कितना होता है, ये जो CSF है ये रीअब्जॉर्ब कितना होता है। हमने बात किया प्रोडक्शन का, अब मैं बात करूं CSF रीअब्जॉर्प्शन। CSF रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो CSF रीअब्जॉर्प्शन होता है साहब 600 ml। कितना, 600 ml। ये वापस हार्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है डेली का। अब टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 725 से 750 ml, उसमें से 600 माइनस कर दो, कितना हो गया 125 से 150 ml। ये ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। ये 125 से 150 ml ये CSF क्या रहता है, अरे स्टोर रहता है। ये देखिएगा ये स्टोर रहता है। तो मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन यहां पर आपको करवा दिए कि CSF है, स्टोर कितना रहता है, CSF है, प्रोडक्शन कितनी होती है, ये सभी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। तो आपका इतना बनता है, इतना रिजर्व होता है, इतना स्टोर रहता है। और आपने देखा होगा फिर आप क्या लेते हो साहब, नंबर पंचर करते हो, यस और नो, तो वहां से आप CSF का सैंपल लेते हो, यस और नो। और वो CSF यही होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में आपका जो लास्ट वाला वर्टिब्रा है L4 L5, वहां पर ये काफी बड़ा स्पेस होता है, इसलिए आप मोस्ट कॉमन नंबर पंचर L3 L4 और L4 L5 में करते हो, यस और नो। यही कारण रहता है। तो ये तो आपका क्या था CSF की, कैसे CSF की प्रोडक्शन होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमने बात किया हाइड्रोसेफलस का। अब देखिएगा ये जो CSF है ये तो प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है, या तो आपका यहाँ डिफेक्ट है, या आपका यहाँ डिफेक्ट है, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, तो क्या होगा, ये जो CSF है ये इकट्ठा होता जाएगा इसके ब्रेन में। अब ब्रेन के 4 वेंट्रिकल हैं, अब ब्रेन के 4 वेंट्रिकल हैं, मान के चलिए यहाँ प्रॉब्लम आ गया, तो ये जो ब्रेन है इस ब्रेन में CSF बढ़ता जाएगा, बिकॉज फ्लो नहीं जा रहा CSF आगे। क्लियर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफलस। अरे आई बात समझ में, अरे पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है कि CSF कैसे प्रोडक्शन होता है। अगर क्लियर है तो फिर हम चले नेक्स्ट टॉपिक इसको डिस्कस करें। अरे कोई डाउट है क्या, अरे ऑनलाइन वालों किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। शिवानी, इंदु, ममता, मनजिंदर, ऑनलाइन वाले जितने भी है, कोई डाउट है क्या। कोई डाउट है तो बताओ फिर। चलिएगा देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोसेफलस, और हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है एक्सेसिव CSF इन ब्रेन। तो हाइड्रोसेफलस क्या होता है, एक्सेसिव CSF in brain due to overproduction or decrease absorption of CSF or decrease absorption of CSF
क्लियर। या इसी को हम बोल सकते हैं एक्सेसिव accumulation of CSF in brain, excessive accumulation of CSF in brain, it is congenital or acquired in condition। या तो ये कंजेनिटल हो सकता है और या ये कैसा हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। अरे आई बात समझ में। या तो ये देखिएगा साहब एक्वायर्ड हो सकता है या कंजेनिटल हो सकता है। देखिएगा सीएसएफ का जो प्रोडक्शन रहता है वो सीएसएफ का प्रोडक्शन ब्रेन से होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल से होता है। अगर फिर भी आप समझ ना लगे तो आप इस क्लास को दोबारा से सुन सकते हो जब क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी लास्ट में। क्लियर। तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। आप क्लास को 2 बार 3 बार सुनोगे आपको इजी पता चला जाएगा। अब देखिएगा अब हाइड्रोसेफलस क्या होता है, एक्सेसिव सीएसएफ इन ब्रेन, कि ये जो ब्रेन है इसमें क्या आ गया, सीएसएफ एक्सेसिव आ गया ड्यू टू या तो ओवर प्रोडक्शन हो गया सीएसएफ का। क्लियर। ओवर प्रोडक्शन का मतलब रहता है सिक्रीशन ज्यादा होना, मोर सिक्रीशन, और सिक्रीशन, या तो इसका सिक्रीशन ज्यादा हो गया। या देखिएगा साहब मैं दूसरी बात करूं तो ये जो सीएसएफ है या इसमें क्या हुआ, ये जो अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया। अब्जॉर्प्शन डिक्रीज क्यों हुआ, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। अरे कहीं ना कहीं क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन आ गया। क्लियर। आई इतनी बात समझ में, यस और नो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अरे इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। या क्या बोलते हैं इसको, एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन ब्रेन, कि ये जो ब्रेन है इसके अंदर बहुत ज्यादा सीएसएफ इकट्ठा हो गया है और उसकी वजह से हेड का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। अरे आई बात समझ में। अब मैं बात करूं ये जो सीएसएफ है, अब मैं बात करूंगा ये जो सीएसएफ आपका बन रहा है, ये जो सीएसएफ रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सीएसएफ है, तो ये जो आपका सीएसएफ है इसके बारे में आपको बताऊं तो ये जो सीएसएफ रहता है इसको कौन प्रोड्यूस करता है। अगर मैं सेल की बात करूं कि कौन से जो सेल है इसको प्रोडक्शन करते हैं तो वो रहते हैं आपके एपेंडाइमन सेल। अरे कौन से, एपेंडाइमन सेल, एपेंडाइमन सेल। सेल कौन से हैं, एपेंडाइमन सेल। और इस सेल को बोलते हैं, ये जो सेल रहते हैं ये न्यूरो एपिथेलियल सेल होते हैं, न्यूरो एपिथेलियल सेल। ये जो एपिथेलियल सेल होते हैं उस सेल का नाम है एपेंडाइमन सेल। वो क्या करता है, इसका प्रोडक्शन करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरा मैं बात करूं, ये जो सीएसएफ है ये क्या होता है, सीएसएफ इज क्लियर
लिक्विड। अरे ये सब कैसा है, क्लियर लिक्विड है, कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड, colorless fluid found in tissue that surrounding the found in tissue that surrounding the layer of brain and स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ मिलता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर के बीच में मिलता है। क्लियर। और मैं बात करूं, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के कहाँ, वेंट्रिकल, और ब्रेन के जो वेंट्रिकल होते हैं कितने होते हैं, 4 वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन कितने होते हैं, 4। एक होता है आपका राइट और दूसरा होता है आपका लेफ्ट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। अरे क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। तीसरे नंबर का जो होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल थर्ड, और एक चौथा जो होता है वो होता है आपका वेंट्रिकल फोर्थ। क्लियर। कौन सा होता है, वेंट्रिकल फोर्थ। तो ये जो 4 आपके क्या रहते हैं, वेंट्रिकल रहते हैं, और इन्हीं 4 वेंट्रिकल से आपका क्या रहता है, ये सीएसएफ का फ्लो चलता रहता है। एक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो सीएसएफ है, इस सीएसएफ का हमने प्रोडक्शन पढ़ा। तो डेली का ये जो प्रोडक्शन है ये 0.5 ml पर मिनट होता है, 30 ml पर आवर होता है, और 725 से 750 ml पर डे होता है। क्लियर। इसके बाद मैं बात करूं, ये जो सीएसएफ है ये रीअब्जॉर्ब कितना होता है, ये रीअब्जॉर्ब होता है 600 ml। कितना, 600 ml। और स्टोर कितना होता है, स्टोर होता है साहब 125 से 150 ml। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था सीएसएफ। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, ये जो सीएसएफ है इसका कंपोजिशन क्या रहता है, कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ, कि क्या का सीएसएफ की कंपोजिशन रहता है, कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ, कि ये जो सीएसएफ है इसका कंपोजिशन क्या रहता है। तो सीएसएफ की कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो सीएसएफ है इसमें आपका प्रोटीन होता है, पीएच होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और क्या होता है, पीएच, और क्या होता है, प्रोटीन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ग्लूकोज होता है, यहां पर क्लोराइड होता है और कैल्शियम होता है, क्लोराइड और कैल्शियम। ये सभी चीजें यहां पर क्या देखने को मिलती है, सीएसएफ में देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये 1.005 से लेकर 1.007, 1.005 से लेकर 1.007, ये क्या होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। पीएच की मैं बात करूं तो इसका जो पीएच रहता है वो रहता है
32 कितना रहता है 7.32। प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन होता है साहब 200 से लेकर 400 mg पर लीटर। कितना 200 से लेकर 400 mg पर लीटर। ये क्या रहता है वहाँ पर, इसका प्रोटीन होता है इसमें। सोडियम होता है साहब 145 से 155 मिली मोल पर लीटर। 145 से 155 मिली मोल पर लीटर। अब इसके अंदर जो पोटेशियम का लेवल रहता है वो होता है 2 से लेकर 3 मिली मोल पर लीटर। कितना 2 से लेकर 3 मिली मोल पर लीटर। ये इसमें क्या रहता है आपका पोटेशियम का लेवल रहता है। अगर मैं बात करूं क्लोराइड का तो 123 से 128। कितना 123 से 128 मिली मोल पर लीटर। ये आपका क्या रहता है, अरे क्लोराइड रहता है। मैं बात करूं ग्लूकोज, साहब यहाँ पर ग्लूकोज का इंपॉर्टेंट है तो 50 से 80 mg पर DL। अरे 50 से 80 mg पर DL। इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है। और कैल्शियम देखने को मिलता है साहब 1 से लेकर 1.4 मिलीमोल पर लीटर। ये आपको क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं इसमें वाटर कितना होता है तो 99% इसमें क्या रहता है, वाटर। अरे वाटर कितना होता है तो 99% इसमें क्या देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है। अब देखिएगा जब भी किसी की क्या हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है। अरे किसी पर्सन क्या हुआ, हेड इंजरी हुआ, और जब हेड इंजरी हुआ तो उसका फ्लूइड आ रहा है, और वो फ्लूइड कहाँ से आ रहा है, अरे ईयर से आ रहा है। तो हम ईयर से जब भी क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं उस फ्लूइड का। अरे जब भी हम उस सैंपल लेते हैं और अगर उसमें ग्लूकोज क्या है, अरे साहब उसमें ग्लूकोज क्या है प्रेजेंट है, और उस सैंपल में जब लिया हमने उसमें ग्लूकोज मिला कितना 50 से लेकर 80 mg पर DL। इसका मतलब वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, अरे उस ब्लड में क्या आ रहा है, CSF आ रहा है। अरे उस डिस्चार्ज में क्या आ रहा है, CSF आ रहा है। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट है। अरे आई इतनी बात समझ में, यस और नो कर लीजिए। इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा आप, फटाफट से नोट कीजिएगा इसको। हो गया नोट डाउन, चलिएगा। अब देखते हैं ये जो हमारा हाइड्रोसेफेलस है, इस हाइड्रोसेफेलस का टाइप्स। नेक्स्ट वन, इस हाइड्रोसेफेलस का क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स का ये हाइड्रोसेफेलस रहता है। तो देखिएगा ये जो हाइड्रोसेफेलस का टाइप जो रहता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कम्युनिकेटिंग, जिसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अरे कौन सा, एक होता है कम्युनिकेटिंग और इसे को बोलते हैं हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो देखिएगा साहब कम्युनिकेटिंग का मतलब रहता है कि ये जो आपस में कम्युनिकेशन है, अरे आपस में कम्युनिकेशन है यानी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कहीं भी। बट प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम है कि ये जो CSF है इसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब रहता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ या ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF। अरे CSF का क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन। अरे प्रोडक्शन क्या हो रही है, ओवर हो रही है एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ CSF इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
तो यहाँ पर क्या है, ये जो कम्युनिकेटिंग का मतलब है, अरे कम्युनिकेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है, या तो ये ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, या जो आपकी विलाई और माइक्रो विलाई है, वो जो माइक्रो विलाई है वो क्या कर रही है, अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर दिया उसने। क्लियर, यस और नो? देखिएगा साहब, अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या कॉज होते हैं इसके। ये कम्युनिकेटिंग का अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है तो क्या क्या कॉज हो सकता है। अरे ओवर प्रोडक्शन कब होता है ये सब का, या तो क्या हुआ, सब आर्केनोइड हेमरेज हो गया, या क्या हुआ, सब आर्केनोइड, या तो सब आर्केनोइड हेमरेज हुआ। दूसरा मैं बात करूं, या उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस, ये जो लेयर है उसका क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, और इन्फ्लेमेशन होने के कारण वो प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। या क्या हुआ, ड्वार्फिज्म। अरे ड्वार्फिज्म क्या रहता है, हाइपोथायराइडिज्म। ड्वार्फिज्म क्या होता है, हाइपोथायराइड, जिसमें बोने बोने बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे हाथ, ड्वार्फिज्म। क्लियर? तो ये कौन सा था, कम्युनिकेटिंग। अरे कम्युनिकेटिंग बात समझ में आई। अब देखिएगा नेक्स्ट वन जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग। अरे कौन सा पढ़ेंगे, नॉन कम्युनिकेटिंग। फर्स्ट में कम्युनिकेशन था, सेकंड में कौन है, नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग, और इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। अब देखिए साहब, यहां पर कम्युनिकेशन नहीं है। अब यहां पर क्या रहता है साहब, CSF फ्लो इज नॉर्मल, CSF प्रोडक्शन इज नॉर्मल, प्रोडक्शन इज नॉर्मल, बट obstruction present in pathway। ये जो पाथवे है उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं साहब, हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। आई बात समझ में, यस और नो? तो नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों में क्या है कि प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, बट वहां पर क्या देखने को मिलती है साहब, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है इसके रास्ते में। अगर रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन देखने में मिलती है तो पीछे क्या लग जाएगा, जाम लग जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगा। अरे आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। क्लियर? कर रहे हैं बच्चे, वॉइस ठीक कर रहे हैं, वेट। तो देखिएगा ये कौन सा था, नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव। और ये जो चीज है ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है किसमें, चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन
टाइप इन चिल्ड्रन। अब हो गया वॉइस ठीक। अरे वॉइस ठीक हो गया। यस और नो बताइएगा। तो ये कौन सा था? नॉन कम्युनिकेटिव। अब इसके कोज क्या क्या रहते हैं? आपने एक डिजीज सुना होगा बच्चे में, मेनिंजोमाइलोसिल। मेनिंजोमाइलोसिल दूसरा क्या हो जाता है बच्चे के अंदर? क्या होगा? स्टीनोसिस हो गया, स्टीनोसिस ऑफ एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट का क्या हो गया? स्टीनोसिस हो गया। या स्टीनोसिस किसका हुआ? मुनरो। तो उसके कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या हुआ? इन्फेक्शन हो गया, रूबेला। रूबेला इन्फेक्शन, इसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेटिंग देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो ये जो हाइड्रोसिफिलिस है ये बच्चे में देखने को मिलता है। कौन सा? नॉन कम्युनिकेटिंग। तो ये क्या था? इसका टाइप था। अब देखिएगा इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर की मैं बात करूं और क्लिनिकल फीचर किसकी बात करूं मैं? इन्फेंट की। ये जो इन्फेंट है इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा? तो इन्फेंट में क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? मैक्रोसिफेली देखने को मिलेगा। अरे क्या देखने को मिलेगा? मैक्रोसिफेली। मैक्रोसिफेली। और इस मैक्रोसिफेली को बोलते हैं एनलार्ज हेड। हेड साइज क्या होना? एनलार्ज हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसिफेली। आई बात समझ में? एनलार्ज हेड हो जाना को क्या बोलते हैं? मैक्रोसिफेली। आपने देखो अगर हेड का साइज बड़ा हो जाता है उसमें जो ऐसे बच्चे होते हैं। दूसरा मैं बात करूं बच्चे का जो फोंटानेल है वो कैसे हो जाएंगे? बल्जिंग फोंटानेल। बल्जिंग फोंटानेल, वाइड सुचर लाइन, यह इन्फेंट में देखने को मिलेगा। दूसरा मैं बात करूं डिले क्लोजर ऑफ फोंटानेल एंड सुचर, ये देखने को मिलेगा। तीसरा मैं बात करूं सनसेट आई, और ये इंपॉर्टेंट है सनसेट आई। सनसेट आई देखने को मिलेगी वहां पर। और नेक्स्ट में मैं बात करूं ये जो स्काल्प वेन है बच्चे की, डाइलेटेड स्काल्प वेन। स्काल्प वेन क्या हो जाएगी? बच्चे की डायलेट हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्जिंग फोंटानेल इंपॉर्टेंट है, डिलेट इंपॉर्टेंट है,
सनसेट आई इंपॉर्टेंट है, डायलेट्स काल्वेन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं बच्चे के अंदर, साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस। अब इसके बाद और क्या देखने को मिलता है, ये जो बच्चा है, इस बच्चे में ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज आईसीपी यानी इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। और आईसीपी का मतलब होता है ब्रेन के अंदर जो प्रेशर रहता है वो बढ़ जाता है। और नॉर्मल आईसीपी जो रहता है वो 5 से 15 mmHg होता है। कितना होता है? 5 से 15 mmHg। या मैं बात करूं 8 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये नॉर्मल होता है आईसीपी, ये बढ़ जाएगा। अब बच्चा क्या करेगा, जब बच्चे का क्या हो गया, मैक्रोस्पेली हो गया, हेड का साइज क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, तो बच्चा क्या करेगा, अनएबल टू होल्ड हेड एट 3 month ऑफ एज। ये 3 महीने में बच्चा फिर अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, डिले हेड होल्डिंग हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, डिलेड हेड होल्डिंग। ये जो हेड होल्डिंग है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, यस और नो, ये क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है। अब बच्चे का जब हेड का साइज एनलार्ज हो जाएगा तो बच्चे को क्या आएगा, फीडिंग प्रॉब्लम भी आएगा, यस और नो, बिल्कुल साफ आएगा यहाँ पर। तो बच्चे को क्या आएगा, डिफिकल्ट इन फीडिंग। अरे बच्चे में क्या आएगा, फीडिंग डिफिकल्टी आएगी। और बच्चा क्या करेगा, हाई पिच क्राई करेगा, बच्चा हाई पिच क्राई करेगा। ये सभी चीजें वहां पर देखने को मिलती है इन्फेंट में, यस और नो। अब मैं सब बात करूं साइन किसमें, एक चाइल्ड में। अब इन्फेंट का मतलब रहता है लेस देन 1 ईयर। अब चाइल्ड में डिफरेंट साइन देखने को मिलेगा। अब चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो चाइल्ड है उसमें बिहेवियर चेंजेस आएगा। क्या आएगा, बिहेवियर चेंजेस, सच एज, बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। बच्चे का क्या रहेगा, हेडेक रहेगा, बच्चे में वॉमिटिंग का कंडीशन रहेगा, हेडेक रहेगा, बच्चे में वॉमिटिंग का कंडीशन रहेगा। और बच्चा क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। और क्या होगा, बच्चे के अंदर पुअर मोटर एबिलिटी। अरे क्या रहेगा, पुअर मोटर एबिलिटी, जिसको आप अटैक्सिया बोलते हो, एक्सिया, क्लियर। तो ये सभी चीजें देखने को मिलेगा। और ये सभी जितने भी साइन है ये सभी अर्ली साइन है बच्चे में। अगर मैं बात करूं लेट, लास्ट में साइन, लेट साइन की अगर बात करूं तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, सीजर का कंडीशन रहेगा। अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो ब्रेन फंक्शन बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, और अल्टर्ड होने के कारण अरे बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा, बच्चे को सीजर वगैरह आना शुरू हो जाएगा, यस और नो। तो ये सभी क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अरे कोई डाउट है इसमें, ये सभी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब देखिएगा नेक्स्ट डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप कैसे करते हो, डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे का क्या लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेड सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं। क्या करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करते हैं।
और अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन कन्फर्मेटिव डायग्नोज, तो बच्चे का सीटी और एमआरआई करते हैं। क्लियर। और बच्चे का एक्सरे करते हैं स्कल का। अरे स्कल का क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। और जब भी हम बच्चे का हेड का सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं, अगर बच्चे का हेड का सर्कमफेरेंस अरे इंक्रीज हो रहा है मोर देन 3 डायमेंशन पर वीक, 1 डायमेंशन इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आजकल एग्जामिनर बड़े छात्र हो गए हैं, वो आपको ऐसे क्वेश्चन देने लगे डायमेंशन। क्लियर। और डायमेंशन का मैं बता दूं, डायमेंशन का मतलब क्या रहता है, डायमेंशन का मतलब रहता है सेंटीमीटर, कि कितने सेंटीमीटर बच्चे का ये जो हेड है वो इनलार्ज हो रहा है, इसको बोलते हैं डायमेंशन। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे वहां पर। क्लियर। आपको वो क्या पूछता है, आपको डायमेंशन की जगह पर क्या पूछ रहा है, डेविएशन पूछ लेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, या आपको क्या पूछ लेगा, डेविएशन पूछ लेगा। कौन सी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बता दो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 to 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है हाइड्रोसेफलस को। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके वहां ढूंढोगे सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर नहीं देता है, आजकल एग्जामिनर पूछ लेता है ए हेड सर्कमफेरेंस इज एनलार्ज मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब होता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 to 1.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो देखिएगा, ये तो था इसका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। अब हमने क्या करना है, इसका मैनेजमेंट करना है। और कैसे मैनेज करोगे, तो देखिएगा साहब, अगर कौन सा है, कम्युनिकेटिंग है, अरे मैनेजमेंट करना है हमने। और मैनेजमेंट किसका करेंगे साहब, अगर देखिएगा कम्युनिकेटिंग है, और कम्युनिकेटिंग में क्या था, सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था और या उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। तो उसमें हम क्या करते हैं, अरे उसमें इंपॉर्टेंट ड्रग पूछते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस असिटाजोलामाइड। अरे क्या देते हैं, असिटाजोलामाइड देते हैं। और असिटाजोलामाइड कितने देते हैं, 50 mg पर kg पर डे, या असिटाजोलामाइड देते हैं। और ये असिटाजोलामाइड क्या करती है, सीएसएफ के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। अरे क्या कर देती है, डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन। ये सीएसएफ का प्रोडक्शन डिक्रीज कर देती है असिटाजोलामाइड। ये कार्बोनिक एनहाइड्रोजिनेज, ये कैसी ड्रग है, कार्बोनिक एनहाइड्रो जिनेज इनहिबिटिंग। ये जहां से वाटर का प्रोडक्शन होता है, एनहाइड्रेज इनहिबिटिंग, एनहाइड्रेज लिख लो, एनहाइड्रेज इनहिबिटिंग। ये उसका प्रोडक्शन को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। आई बात समझ में। जब और दूसरा हम क्या देते हैं, मैनिटोल, मैनिटोल टू डिक्रीज सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा को डिक्रीज करने के लिए हम क्या देते हैं, सेरिब्रल एडिमा का मतलब आईसीपी। अरे आईसीपी को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, अरे मैनिटोल देते हैं। इंजेक्शन आता है मैनिटोल का। क्लियर। ये कैसा आपका, ये डायरेटिक है आपका, मैनिटोल डायरेटिक में आता है। आप पढ़ोगे आगे, थायोजाइड डायरेटिक, ओस्मोटिक डायरेटिक, लूप डायरेटिक। तो ये कौन सा है, ओस्मोटिक डायरेटिक है मैनिटोल। अब ये तो था कम्युनिकेटिंग का। अब देखिएगा यहाँ पर कम्युनिकेटिंग नहीं है, यहाँ पर आ गया नॉन कम्युनिकेटिंग। अरे कौन सा आ गया, नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग
तो साहब अगर नॉन कम्युनिकेटिंग आ रहा है तो नॉन कम्युनिकेटिंग में हम क्या करते हैं, ओनली एंड ओनली शंटिंग करते हैं। अरे क्या करते हैं, शंटिंग। तो फिर वहां पे हमें शंटिंग करना पड़ता है, ऐसे नहीं ट्रीट होगा फिर वो शंटिंग के बिना। क्लियर। और शंटिंग कैसे करते हैं, शंटिंग में क्या करते हैं, अरे शंटिंग में क्या करते हैं तो पढ़िएगा, पहला शंट को बोलते हैं वीपी शंट, और ये वीपी शंट मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। ये होता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। और शंटिंग में कुछ नहीं करते साहब, ये जो हमारी ब्रेन है, ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर से ये जो हमारी सबक्यूट लेयर होती है, इस सबक्यूट लेयर से हम क्या डाल देते हैं, शंटिंग डाल देते हैं। ऐसे अंदर के अंदर एक पाइप डाल देते हैं, और वो पाइप कहाँ डाल देंगे, अरे पेरिटोनियल कैविटी में डाल देंगे। और फिर पेरिटोनियल कैविटी में क्या रहता है, ये जो हमारी विलाई माइक्रोवेल है, ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेगी और बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो इसमें क्या डालते हैं, वेंट्रिकल टू पेरिटोनियम। और मोस्ट कॉमन क्यों है, बिकॉज आपका ये जो पेरिटोनियम है, ये मोस्ट कॉमन शंटिंग क्यों है, बिकॉज पेरिटोनियम हैव more space and less risk of complication, और लेस रिस्क रहता है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन में, इसलिए मोस्ट कॉमन डालते हैं पेरिटोनियम में। यस और नो, बहुत ज्यादा स्पेस होता है इस पेरिटोनियम में, काफी बड़ी, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट कैविटी है हमारी पेरिटोनियल कैविटी। क्लियर। अब देखिएगा साहब, अगर इस पेरिटोनियम में क्या हो रखा है, पेरिटोनाइटिस हो रखा है, फिर नहीं डालेंगे। मैं बात करूं कॉन्ट्राइंडिकेशन कि कुछ कंडीशन है जब हम वीपी शंट नहीं करते। कब नहीं करते, जा तो क्या है, इसको क्या रखा है, पेरिटोनाइटिस हो रखा है, पेरिटोनाइटिस। और या क्या इसको लीवर सिरोसिस हो रखा है। या मैं बात करूं एब्डोमिनल पैथोलॉजी कंडीशन, या जो एब्डोमिनल कैविटी, चाहे उसमें कुछ भी डिजीज हो रखा है, चाहे पेनक्रेटाइटिस हो रखा है, चाहे हेपेटाइटिस हो रखा है, चाहे स्प्लीनोमेगेली है, तो आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, द वीपी शंट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन इन विच कंडीशन। तो कौन सी, चाहे उसको पेरिटोनाइटिस है, चाहे उसको लीवर का है, चाहे उसको एब्डोमिनल का कोई भी कंडीशन है एब्डोमेन में, चाहे उसको अल्सर है, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन है, कुछ भी कंडीशन है, तो हम वीपी शंट नहीं डालेंगे। अरे आई बात समझ में। तो ये था आपका वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, शंट की तरफ बढ़िएगा, और नेक्स्ट वन जो शंट आता है वो आता है आपका, अरे कौन सा, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। अरे कौन सा, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। यानी वेंट्रिकल से कहां डालते हैं हम, एट्रियम में डालते हैं, यानी लेटरल वेंट्रिकल से कहां डालते हैं, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में डालते हैं। क्लियर। यानी हार्ट के डायरेक्ट एट्रियम में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। नेक्स्ट वन जो शंट आता है वो आता है वेंट्रिकुलो वेसिकल शंट। अरे कौन सा, वेंट्रिकुलो वेसिकल शंट, वेंट्रिकुलो वेसिकल शंट। और ये जो डालते हैं वो डालते हैं हम राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहां डालते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर डालते हैं, कभी कभी डालते हैं हम इसको, ऐसा नहीं है कि
मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल पर ही जाना हमने। नेक्स्ट वन जो सेंट रहता है वो रहता है वेंट्रिकुलो प्लूरल सेंट। अरे कौन सा? वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। और वेंट्रिकुलो प्लूरल का मतलब है कि ये जो हम वेंट्रिकल से कहाँ डालते हैं, हम वेंट्रिकल से कहाँ डालते हैं, जो सेंट हम वेंट्रिकल से प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स कहाँ डालते हैं, वेंट्रिकल से प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स। क्लियर? ये जो वेंट्रिकल से हम लंग्स की प्लूरल कैविटी में डालते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो था शंटिंग। अरे ये कौन था? शंटिंग था। अब नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, हमने शंटिंग किया, बट शंटिंग क्या एक पाथवे है, बट इसका परमानेंट हमने क्या करना होता है, फिर सर्जरी करनी होती है। और सर्जरी में करते हैं कोरोइड प्लक्सोटोमी। अरे क्या करते हैं? कोरोइड प्लक्सोटोमी। कोरोइड प्लक्सोटोमी। यह जो कोरोइड प्लक्सिस है, जहाँ से एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा था, उसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। और कोरोइड प्लक्सोटोमी, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो कोरोइड प्लक्सिस था उसको हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। क्लियर? एक तो था ये था कोरोइड प्लक्सोटोमी, और दूसरा हम करते हैं वेंट्रिकुलोस्टोमी। अरे क्या करते हैं? वेंट्रिकुलोस्टोमी। क्लियर? और इसमें क्या करते हैं? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ये कहाँ करते हैं? बिटवीन थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल, इसके बीच में हम क्या कर देते हैं? स्टोमी कर देते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? कोरोइड प्लक्सोटोमी का मतलब रहता है ये जो कोरोइड प्लक्सिस है उसको हमने क्या करना? इंसिजन देना, ओपन करना और डिफेक्ट पार्ट को निकाल देना। जो कोरोइड प्लक्सिस उसको निकाल देना। क्लियर? वेंट्रिकुलोस्टोमी का मतलब है वेंट्रिकल को ओपन करना, जहाँ डिफेक्ट है उसको क्या कर देना? रिपेयर कर देना, उसको ठीक कर देना। तो ये सभी क्या था? अरे ये सभी क्या था? सर्जिकल मैनेजमेंट था। अब आइएगा यहाँ पर कुछ नर्सिंग केयर इंपॉर्टेंट है, और जो नर्सिंग केयर वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्री ऑपरेटिव केयर। अरे कौन सी? प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव, यहाँ पर प्री ऑपरेटिव केयर हम पढ़ेंगे। और प्री ऑपरेटिव केयर का मतलब ऑपरेशन से पहले एक नर्सिंग ऑफिसर क्या वहां पर केयर करेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो बच्चा है उसकी पोजीशन को हमने क्या करना? चेंज करना है। फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन ऑफ हेड। बच्चे की क्या करनी है? फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन ऑफ हेड। ये जो बच्चा है उसकी पोजीशन हमने चेंज करनी है। क्यों चेंज करनी है? बिकॉज रिस्क ऑफ, बिकॉज प्रिवेंट रिस्क ऑफ बेड सोर। और हाइड्रोसेफेलस में मोस्ट कॉमन जो बेड सोर का रिस्क रहता है वो रहता है स्काल। तो स्काल में कहा? ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एरिया। वहां पर उसको क्या बन सकते हैं? बेड सोर बन सकते हैं। इसलिए वहां पर बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चे की फ्रीक्वेंट चेंज करनी है पोजीशन। अरे बच्चे का पोजीशन है वो चेंज करना है। दूसरा मैं बात करूं, बच्चे का ये जो हेड है उस हेड को क्या रखना है? एलिवेटेड। एलिवेटेड हेड ए बी टू प्रिवेंट आईसीपी। ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ ना जाए, इसलिए बच्चे का हेड को क्या करना है? ऊपर रखना है, एलिवेट करके रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं
प्रोवाइड neck and head support while head and neck support while handling of baby while handling। जब भी आप बच्चे को हैंडल कर रहे हो तो बच्चे के नेक के आगे और हेड है, उस हेड के ऊपर कहाँ रखना, आपने सपोर्ट रखनी, बिकॉज हेड एनलार्ज है और एनलार्ज हेड है तो उसकी नेक फ्रैक्चर हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये जो बच्चा है इस बच्चे को हमने क्या रखना है, कीप क्लीन एंड ड्राई। बच्चे को क्या रखना है, कीप क्लीन एंड ड्राई रखना है। अगर ड्राई नहीं रखोगे तो बच्चे को इन्फेक्शन का चांस होगा। एंड बच्चे को किस में रखना है, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, जितना उसके बच्चे को सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है, बिकॉज यहाँ पर आईसीपी बढ़ने का चांस रहता है अगर आपने उसको सेमी फाउलर में नहीं रखा तो। क्लियर। और दूसरा बच्चे का हमने क्या करना है, मेजर हेड सर्कमफेरेंस, मेजर हेड सर्कमफेरेंस डेली बच्चे का हमने क्या करना है, हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करना है। आई बात समझ में। तो ये सभी क्या था, बच्चे का प्री ऑपरेटिव केयर। अरे कौन सी थी, प्री ऑपरेटिव केयर। नेक्स्ट वन हम केयर पढ़ेंगे तो वो आएगी केयर पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अरे कौन सी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, कि पोस्ट ऑपरेटिव में हम कौन सी पोजीशन देते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव में जो हम पोजीशन देते हैं वो देते हैं सेमी फाउलर ऑन नॉन ऑपरेटिव साइट। अरे कौन सी देते हैं, सेमी फाउलर ऑन नॉन ऑपरेटिव साइट। नॉन ऑपरेटिव साइट देना है। तो देखिएगा सेमी फाउलर क्यों देना है, सेमी फाउलर देना है फॉर ड्रेनेज, फॉर ड्रेनेज। और नॉन ऑपरेटिव साइड क्यों देना है, टू प्रिवेंट सुचर कंप्रेशन, ये जो सुचर है उस पर क्या ना पड़े, कंप्रेशन ना पड़े। क्लियर। तरह मैं बात करूं, ये जो पोजीशन है ये बच्चे को हमने कब देना है, सेमी फाउलर ऑन नॉन ऑपरेटिव साइट इफ आईसीपी इंक्रीज आफ्टर सर्जरी। अगर आईसीपी इंक्रीज आफ्टर सर्जरी तो हमने कौन सी देनी है, सेमी फाउलर देनी है। अब आइएगा इसकी दूसरी साइड, इफ आईसीपी नॉर्मल, इफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर कौन सा है, नॉर्मल है, तो फिर हमने पोजीशन देनी है स्पाइन, फिर हमने देनी है स्पाइन पोजीशन। अरे कौन सी देनी है, स्पाइन पोजीशन देनी है। आई बात समझ में, यस और नो। तो यहां पर दो पोजीशन हुआ, सेमी फाउलर देना है जब आईसीपी अगर इंक्रीज है, और स्पाइन देना है अगर आईसीपी कौन सा है, नॉर्मल है। नेक्स्ट वन क्या करना है, अवॉइड एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की जो एक्टिविटी है उसको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि बच्चा का सर्जरी और बच्चे को आपने 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद उसको बोल दिया एक्टिविटी करने के लिए। नेक्स्ट वन मैं बात करूं, बच्चे का हमने क्या चेक करना है, वाइटल साइन चेक करनी है।
अरे वाइटल साइन चेक करने हैं, बच्चे का इनटेक आउटपुट चार्ट देखना है, और बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस मेजर करना है। अगर बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस क्या है, अगर बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस बढ़ ही रहा है, इसका मतलब आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल नहीं है। क्लियर? अब इसमें हमने क्या चेक करना है, ये जो शंटिंग है, ये जो शंटिंग है, इस शंटिंग को हमने क्या करना है, चेक करना है। चेक शंटिंग। और शंटिंग को हमने कैसे चेक करना है, तो पोस्ट ऑफ हमने क्या करना है, चेक शंटिंग। चेक शंटिंग फंक्शन, चेक ये जो शंटिंग है, इसके फंक्शन को हमने क्या करना है, चेक करना है। तो देखिएगा अब शंटिंग कैसे चेक करना है। शंटिंग हमने कैसे चेक करना है कि जो हमने शंटिंग डाला उसको हमने क्या करना है, कंप्रेस करना है। अरे क्या करना है, हमने कंप्रेस करना है। और कंप्रेस क्यों करना है, टू प्रिवेंट ब्लॉकेज, टू प्रिवेंट ब्लॉकेज। जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये जो शंटिंग हमने क्या किया, कंप्रेस किया। जब हमने शंटिंग को क्या किया, मान के चलो यहाँ शंटिंग डाला, हमने इसको कंप्रेस किया, और जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो बच्चा इन्फेंट है वो क्या करेगा, क्राई करेगा। अरे क्या करेगा, क्राई करेगा। क्लियर? और क्राई कैसा करेगा, हाई पिच क्राई करेगा, हाई पिच। बच्चा क्या करेगा, हाई पिच क्राई करेगा। आई बात समझ में, बच्चा क्या करेगा, हाई पिच क्राई करेगा। अगर हमें लगा कि शंट ब्लॉक है, इफ शंट ब्लॉक, शंट क्या है, ब्लॉक है, तो फिर इसको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज यानी रिप्लेस। तो फिर हमने शंट को क्या करना है, रिप्लेस करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आई बात समझ में, यस और नो? तो ये जो आपका टॉपिक था, ये टॉपिक था आपका हाइड्रोसिफिलिस, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोसिफिलिस। अरे आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइड्रोसिफिलिस। अरे डाउट है किसी को हाइड्रोसिफिलिस में, यस और नो? अरे हाइड्रोसिफिलिस में डाउट है क्या किसी को? जल्दी से बताइएगा, कोई डाउट है क्या किसी को हाइड्रोसिफिलिस में? आपका हाइड्रोसिफिलिस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो हाइड्रोसिफिलिस आपका कंप्लीट हो गया है।